कुछ दिनों तक सब सही चल रहा होता है। दोनों बेटियां वापस से स्कूल जाने लगती हैं। रामू भी खेत में जाने लगता है और अपना काम करने लगता है। गीता भी घर के काम में किया करती। एक दिन शाम को रामू खेत से लौटा तो उसके आते ही गीता कहती है कि आपको नहीं लगता कि हमारा भी एक बेटा होना चाहिए, क्योंकि बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं। कब तक हमारे साथ रहेंगी? हमें अपनी बुढ़ापे के लिए कुछ तो सहारा करना पड़ेगा। रामू कहता है, नहीं गीता, कौशल्या के जाने के बाद मैंने ये शपथ ली थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों को अपना सब कुछ मानूंगा और मैं कभी भी दूसरा बच्चा नहीं करूंगा। अन्यथा तुम्हारा ध्यान मेरी बेटियों से हटकर तुम्हारे बच्चे पर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां के साथ नाइंसाफ़ी हो। हम दोनों कोई बच्चा नहीं करेंगे। इतने में दोनों बेटियां वहां पर आ जाती हैं। सपना आकर कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? रामू कहता है, कुछ नहीं बेटा, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे तुम्हारे बारे में ही। हमारी बेटियां कितनी होशियार है। गीता मन ही मन में सोचती है कि ये दोनों लड़कियां मेरे जीवन में बाधाएं ला रही हैं। इनकी वजह से मुझको शादी के बाद जो प्यार अपने पति से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। देखते ही देखते गीता के मन में दोनों बेटियों के प्रति क्रोध की भावना जागने लगी। गीता अब दोनों लड़कियों को बात बात पे ताने मारती रहती, उन्हें डांटती रहती। कुछ दिनों तक ये चलता रहा। रामू भी सहन करता गया, पर एक दिन सपना के हाथ से एक चीज गिर गई और वह टूट गई। गीता सपना को कहने लगती है कि इनके तो हाथों में टूट गए, जो इनसे कोई सामान भी नहीं रखा जाता। ऊपर से मेरे काम करे बिना तो इनका पेट भी नहीं भरता और काम फैलाने को तैयार रहती है। वहीं पर खड़ी खुशी कहती है कि माँ, आप इतना क्यों डांट रही हो? दीदी से एक छोटी ही चीज ही तो गिरी है। इतने में रामू भी बाहर से आकर खटिया पर बैठ जाता है। रामू के सामने ही गीता सपना और खुशी से कहती है, देखो कैसे बोल रही हैं बहनें की तरफ से। तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है तुम्हें। तुम्हें उसने मरने से पहले कम से कम संस्कार तो दे देने चाहिए थे। और बहुत सी भली बुरी बातें कहती हैं। रामू वहीं पर बैठा सोचता है कि मुझे अपनी बेटियों के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे रहकर वे कामयाब नहीं हो पाएंगी।